नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। हमने यहां पर शाम को रोज़ 6 बजे एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसका नाम है मेंस फोकस न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हम जो आपका अपकमिंग मेंस है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। अभी इसमें हमने एक स्टार्ट किया था टॉपिक कोविड-19 एंड इट्स अफेक्ट इन इंडिया। कोरोना की वजह से इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था पूरा कोरोना के बारे में कि क्या है, इन डेप्थ डिस्कशन किया था। देन हमने वैक्सीन फॉर्मेशन देखा हुआ था कि वैक्सीन किन किन तरीक़ों से बनता है। इसके बाद जो हम आगे बढ़े थे तो वैक्सीन के बाद हमने देखा था यहाँ पे कि जो इंडिया में माइग्रेशन का इशू है वो क्या है, माइग्रेशन क्या है, इन डेप्थ हमने इसको देखा। इसके बाद हमने कोरोना के अफेक्ट क्या हुए भारत में, इस टॉपिक के बारे में पूरा देखा है। तो कोरोना के इफेक्ट्स देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कोरोना आने से यहाँ पे एक और जो आपका सेक्टर हाईलाइट हुआ है वो है हेल्थ सेक्टर। ठीक है, तो इंडिया का हेल्थ सेक्टर कैसा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो इसको हम पूरा बात करेंगे। केवल कोरोना के लिहाज से नहीं, पूरा ओवरऑल हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि अब हेल्थ पे किसी भी तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें। तो पूरे हेल्थ सेक्टर पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या फ़ायदे मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, रियल टाइम इंटरेक्शन होगा टीचर के साथ। किसी भी एक कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है और उस कैटेगरी का अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पे आपको मिलता है। कस्टमाइज मेंटरशिप है, जो भी एजुकेटर आपको अच्छा लग रहा है उससे पढ़ सकते हो। इंडिविजुअल अटेंशन पे फोकस किया जाता है। नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल होती हैं। टेस्ट सीरीज़ और क्विज का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। अलग से डाउट क्लियरिंग सेशंस है कि किसी भी कारण से अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो इन सेशंस में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको कहाँ पे, केवल और केवल अनअकैडमी प्लस पे। तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए ये मेरा रेफरल कोड है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे SGIRI तो आपको इंस्टेंट यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस रेफरल कोड को अप्लाई करें और जल्दी से अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शंस को परचेज़ करें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो बात कर रहे थे हम कोरोना वायरस और इंडिया के बारे में कि किस तरीके से इफेक्ट पड़ा, क्या प्रॉब्लम थी, कोरोना क्या था, माइग्रेशन का जो इशू था वो देखा। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कि इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ अच्छाइयाँ हैं, इन सारी चीज़ों से हम डील करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो अगर हम WHO के हिसाब से चलें तो WHO बोलता है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें आपको फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरीके से अगर आप डेवलप हो रहे हो, तीनों तरीके से वेलबींग हो रही है आपकी, मतलब आप फिजिकली भी फिट हो, हेल्दी हो, मेंटली भी कोई चिंताएं नहीं है, यहाँ से भी खुश हो, सोशली भी किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ से भी सब कुछ ठीक चल रहा है, देन आपको एक हेल्दी पर्सन माना जाता है। ठीक है, WHO के हिसाब से केवल डिसीज़ का एब्सेंस ही यहाँ पे हेल्दी होना नहीं है। हेल्दी की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें भी आती है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग भी इसमें इंक्लूडेड होगा। केवल डिसीज़ का एब्सेंस होना भी हेल्थ नहीं कहलाता है। अगर हम बात करें इंडिया में हेल्थ सर्विसेज की जो डिलीवरी सिस्टम है तो ये ज़रूरी क्यों है, तो देखो यहाँ पे इंडिया में जो हम टारगेट कर रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, कि एक एक गांव तक, शहर शहर तक हमें पूरा हेल्थ सर्विसेज पहुँचानी है। तो अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमें लेना है तो उसके लिए हेल्थ डिलीवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पहुंचाने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस खाली आपने सर्विसेज दे दी। सर्विसेज सेफ़ भी होनी चाहिए, लोग उसको यूज़ कर सके, सेफ़ हो, अनसेफ नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक्सेसिबल हो, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने किसी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश कर दिया, अब कोई एक गांव है, कोई एक विलेज है, वहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 100-200 किलोमीटर की दूरी पे पड़ रहा है तो वो इसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। तो हर एक लोगों की रीच में होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे देखा जाता है सर्विसेज तो आपने अवेलेबल कर दी लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं है। ठीक है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे हाइजीन की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स में कचरा पड़ा हुआ है। अभी जैसे बिहार में फ्लड्स आए, बाढ़ आई, तो उस टाइम पे हमने देखा हॉस्पिटल्स में पानी भर गया। जो मरीज हैं वो कोविड पेशेंट होने के बावजूद भी वहाँ पे बाढ़ से अलग जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है। तो आपको जो यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए।
प्यूपिल सेंटर्ड होना चाहिए और प्यूपिल इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्यूपिल सेंटर्ड का मतलब क्या है कि लोगों की जो डिमांड्स हैं उसको फुलफ़िल करता हो। यहाँ पे अगर वहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है, तो अगर वहाँ पे पॉवर्टी में ज़्यादा लोग हैं तो आपको जेनरिक्स दवाइयाँ मंगानी पड़ेंगी जो सस्ती हों, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डिलीवरी कर रहे हो सर्विसेज की, ये चीज़ें। दूसरा क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है और नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हेल्थ सिस्टम भी होना चाहिए कि नीचे लेवल पे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो आप छोटे से सेंटर्स खोल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर सिचुएशन क्रिटिकल होती है तो रेफ़र किया जा सकता है एक बड़े हॉस्पिटल में, और इसमें भी अगर चीज़ों को कंट्रोल नहीं लाया जा रहा है तो आप सुपर स्पेशलिटी में रख सकते हो। तो इंटीग्रेशन तो हमें देखने को मिलता है, ये भी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड है हमारे यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। लिस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे 3 टाइप की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल लिस्ट है तो बेसिकली इसमें क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट है वो ही केवल इन सब जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं तो उस पर केवल और केवल पार्लियामेंट यहाँ पे कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है तो वहाँ पे जो स्टेट की लेजिस्लेचर होगी वो यहाँ पे केवल कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। तो यहाँ पे जो हेल्थ है उसको सब्जेक्ट रखा गया किसके अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर। मतलब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या स्टेट लेजिस्लेचर है वही केवल इस पर कानून बना सकती हैं। इसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो मेजरली हैं वो इसी के अंदर आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स में इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा एलेबोरेट किया गया है, जैसे आपका राइट टू ईट, राइट टू फूड बोल सकते हैं इसको। राइट टू फूड आर्टिकल 21 के अंदर ही है। राइट टू स्लीप हो गया जैसे आपका, ठीक है, राइट टू स्लीप हो गया। राइट टू क्लीन एयर हो गया, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर। ये सारी चीज़ें जो भी आपके हेल्थ के लिहाज से ज़रूरी हैं, ये किसका पार्ट बना के रखा है हमने इसको, तो यहाँ पे इसको हमने पार्ट बना है आर्टिकल 21 का। तो ये सारे कैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप इनको बाकायदा गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हो, और ये चीज़ें अगर एनफोर्स नहीं कराई जा रही आपके एरिया में तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकते हो। हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करें, जो भी हमने बोला इंटीग्रेटेड है तो किस तरीके से, तो जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलेंगी आपको सबसे निचले स्तर पे। फिर इसके बाद आती है सेकेंडरी जो आपको मीडियम लेवल पे देखने को मिलेंगी, और फिर आता है आपका टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो हायर लेवल पे होंगी। बेसिकली ये मेट्रो सिटीज़ या अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलेंगी। प्राइमरी हेल्थ केयर में बात करें तो यहाँ पे आता है सब हेल्थ सेंटर्स, HSCs, ठीक है, जो कि आपको बेसिकली कहाँ मिलेंगे, रूरल एरियाज़ में, गांव में मिलेंगे। और जब 6-7 गांव को एक साथ कंबाइन कर दो तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, या ब्लॉक लेवल पे मिलेगा आपको PHC सेंटर्स, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। इनमें बेसिक क्या होता है, तो यहाँ पे 1-2 डॉक्टर्स रहेंगे, कुछ मेडिकल स्टाफ रहेगा उनको सपोर्ट करने के लिए, 1-2 पैरामेडिकल स्टाफ्स की यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी, और नॉर्मल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज। सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये तालुका या ब्लॉक लेवल पे अवेलेबल होगी, और इसी लेवल पे आपको मिलेगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC सेंटर्स। इसमें थोड़ा सा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। 3 से 4 डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, फुल टाइम 24/7 ये डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे। साथ में जैसे ब्लड चेक हो गया, लैब टेक्नीशियंस हो गए, ये सारी फैसिलिटीज़ टेस्टिंग वगैरह की यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं आपको, ठीक है। पोस्टमार्टम्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके की यहाँ पे फैसिलिटीज़ और बढ़ जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंडरी लेवल से जैसे ही हम टर्शरी पे मूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस आ सकते हैं, और जब मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में तो हर एक तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। मेडिकल कॉलेजेस में भी सेम होता है कि आपको सारी फैसिलिटीज़ ही देखने को मिलेंगी, यहाँ पे हर तरीके के ट्रीटमेंट रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जनरली ये होता है कि बहुत सारी
सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशलिस्ट जनरली इनकी कमी देखने को मिलती है। तो जब किसी चीज़ का, जैसे सपोज़ अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ऐसा एक जनरल डॉक्टर मिल सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट मिले यहाँ पे। तो जब आपको कार्डियोलॉजिस्ट को विज़िट करना है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, या तो आपको मेडिकल कॉलेज विज़िट करना पड़ेगा, या जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है इंडिया में। नेक्स्ट अगर हम बढ़े प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की तरफ, तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या है, जनरली क्या है, जो ग्रेजुएट्स होते हैं डॉक्टर, तो आपको ग्राउंड लेवल पे ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में। और इसमें भी जनरली जो BAMS BHMS आयुर्वेदा होम्योपैथी वाले डॉक्टर होंगे, BAMS और BHMS ग्राउंड लेवल पे जनरली आपको यही देखने को मिलेंगे। MBBS डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जनरली सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज में। यहाँ पे क्या होगा, या तो इनने अपना क्लिनिक खोला होगा खुद का, या फिर उससे बड़ा इन्होंने कोई नर्सिंग होम खोला होगा जिसमें बेसिक ट्रीटमेंट्स चल रहे होंगे, या फिर मैटरनिटी होम खोले होंगे। तो ये आपको सेकेंडरी लेवल पे देखने को मिलता है। टर्शरी लेवल पे जैसे ही हम जाएंगे तो आपको बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टाइप के प्राइवेट हॉस्पिटल दिख जाएंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दिख जाएंगे, और प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के आपको हॉस्पिटल्स दिख जाएंगे। अगर सुपर स्पेशलिटी का हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो जैसे आपने गवर्नमेंट में बात करें तो आपने एम्स देखा है, तो एम्स जो है वो क्या हो गया, एम्स आपका हो गया प्राइवेट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ठीक है, एम्स हो गया आपका प्राइवेट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और वहीं पे जैसे मेदांता टाइप के जो हॉस्पिटल्स हैं ये क्या हो गए, प्राइवेट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया आपका मेदांता, और एम्स हो गया गवर्नमेंट वाला पार्ट। ठीक है, एम्स सफदरजंग ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये क्या हो गए आपके गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट वाले में आ गया आपका एम्स। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हेल्थ में यहाँ पे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से। तो सबसे पहले तो आती है इकोनॉमिक कंडीशन। आपकी हेल्थ डिपेंड करती है आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस पे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है तो बेसिकली आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आपके पास इनकम स्टेटस आपका कम होने वाला है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से क्या है कि यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आप मोर प्रोन हो सकते हो किसके, डिसीज़ेस के। तो पहला तो ये है। सेकंड थिंग अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से क्या हो सकता है, डाइट वाला तो पार्ट हो ही गया, दूसरा आपको हेल्थ सर्विसेज का ईजिली एक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज का ईजिली एक्सेस नहीं है तो ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो ये जो डिसीज़ेज़ रहेंगी ये सालों तक ईयर वाइज ईयर्स आपकी बॉडी में डेवलप होती रहेंगी। तो आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये डिसीज़ेज़ के जो वायरस या बैक्टीरियाज हैं वो हर टाइम आपकी बॉडी में मौजूद रह रहे हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा इंडिया में क्या है, एजुकेशन और लिटरेसी वाली प्रॉब्लम है। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो अभी भी सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर्स वगैरह से कोई कंसल्ट नहीं किया, कोई भी एक टैबलेट वगैरह पता है तो जब भी मन किया बस उसी को खा लिया। सर्दी के लिए भी जैसे आपने देखा होगा पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल एक ऐसी टैबलेट है, आपको सिर दर्द हो रहा है तो गाँव लेवल पर लोग वही खा लेते हैं, बुखार आ रहा है तो भी वही खा लिया, कुछ भी प्रॉब्लम है एक ही सॉल्यूशन है उसके बाद पैरासीटामोल खा लो। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलिटरेसी है, एजुकेशन लेवल कम है, लिटरेसी रेट कम है। ठीक है, तो लोगों को बीमारियों की समझ नहीं है कि कौन सी बीमारी क्या कर सकते, न्यूट्रिशन की समझ नहीं है, बड़े हॉस्पिटल्स में जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं तो चीज़ों को समझ नहीं पाते वहाँ पे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर स्टार्टिंग में ही बच्चे में माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन सही से नहीं आ रहा है, डाइट सही से नहीं आ रही है, तो हम पहले ही देख चुके हैं इससे स्टंटिंग भी हो सकती है, वेस्टिंग भी हो सकती है, ओवरवेट भी हो सकता है, अंडरवेट भी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और ये पूरा हमारा जो इंडिया का फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि ये अपकमिंग जनरेशन है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होनी है वो इस पे डिपेंड करता है। तो हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ सेक्टर में।
इसके बाद अगर हम बात करें क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में भी क्लीनिनेस इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। इवन इसके लिए तो हमने प्रॉपर एक स्वच्छ भारत मिशन भी चला के रखा है कि जिसमें हम साफ़ सफाई अपने सराउंडिंग बना के रखें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, क्लीनिनेस का मतलब ये नहीं है कि केवल आपने अपने घर की सफाई कर ली, वर्किंग कंडीशन जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो भी सही होनी चाहिए, वहाँ पे भी आपको पूरा सैनिटेशन और हाइजीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये डिपेंड करता है। आपका शहर साफ़ है, गांव जिसमें आप रह रहे हो वो साफ़ है या नहीं है, तो ये इसमें बेसिकली आपका पूरा सराउंडिंग कवर हो जाता है, ठीक है, पूरे सराउंडिंग को कवर करके रखता है ये। फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजी और जेनेटिक्स। देखो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जेनेटिकली आपको मिलती हैं, या बायोलॉजी ऐसी है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसकी वजह से, जैसे जनरली आपने देखा होगा कि किसी के पेरेंट्स की हाइट कम होती है तो जनरली बच्चों की भी हाइट यहाँ पे कम हो जाती है। ये क्यों है, क्योंकि जेनेटिक्स ऐसे है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स आए या जो हार्मोन्स डेवलप हुए हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है कि वो यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करो कलर वाली, कि अगर किसी के पेरेंट्स यहाँ पे वाइट है या ब्लैक है तो बच्चे का कलर भी वैसा ही होने वाला है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जेनेटिक्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स या बायोलॉजी की वजह से भी यहाँ पे एक हेल्थ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद इंडिया का हेल्थ केयर सर्विसेज, कहीं पे ऐसा है कि हेल्थ केयर सर्विस की एक्सेसिबिलिटी नहीं है या सेफ़ नहीं है, तो इन सारी चीज़ों पे भी हेल्थ सर्विसेज डिपेंड करती हैं, ठीक है। जनरली आप देखो कि जिन जगह पे हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं थी वहाँ पे कोरोना के केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, बर्डन हो रहा है। फिर दूसरा क्या है, हमारे इंडिया में हेल्थ सेक्टर पे अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जबकि अगर बात करें तो फार्मा सेक्टर की हम बात करें तो हम वैक्सीन बनाने में, जो हमने कल पढ़ा था कि सीरम इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी एक कंपनी के पास है, तो वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अलग अलग तरीके की हम दवाइयाँ लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। जेनेरिक दवाइयाँ बनाने में इंडिया सबसे आगे है, ठीक है। जेनेरिक मतलब क्या होता है, सस्ती जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कि ओरिजिनल कोई दवाई है जो 100 रुपये की है तो हम सेम इसी की कॉपी बना लेते हैं 10 रुपये के अंदर, ठीक है, सेम क्वालिटीज़ के साथ जेनेरिक जो दवाइयाँ बनाते हैं उसमें इंडिया सबसे आगे है। लेकिन उसके बाद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आज भी इंडिया में पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। R&D पे जो खर्चा है वो लो है, तो इस वजह से भी ये हेल्थ सेक्टर को यहाँ पे अफेक्ट करता है। फिर अगर हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर या अवेयरनेस की कमी होना, सोशल स्ट्रक्चर हमारे सोसाइटी में ऐसा बना हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि वो सोसाइटी के एक ऐसे तबके से आते हैं कि जहाँ पे उनको इस एक्सेस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो आज भी वो घर पे ही ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं या उनको हेल्थ सर्विसेज इंश्योर ही नहीं हो पा रही। दूसरा क्या है, सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस की कमी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। शहरों के लिहाज से अगर हम बात करें तो आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस का बर्डन शहरों में ज़्यादा हो गए। लोग ओवरवेट हो रहे हैं, ओबीज़ हो रहे हैं। ओवरवेट और ओबीज़ का मतलब क्या होता है, देखो तो यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं। अगर यहाँ पे आपका जो BMI है वो 21 से लेके 25 के बीच में है तो आपको यहाँ पे हेल्दी पर्सन माना जाता है। अगर ये 25 से लेके 30 तक है तो इसमें आपको ओवरवेट माना जाता है, कि जितना आपका वेट है उससे ज़्यादा हो, आप होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो। फिर आते हैं 30+, अगर आपके यहाँ पे BMI है तो उसको आपको ओबीस कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ये हमने जनरली देखा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं इसका बर्डन जनरली बढ़ रहा है किस पे, तो जो अर्बन एरियाज़ में लोग हैं उन पे। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खाने की प्रैक्टिसेस सही नहीं है, लोगों को पता नहीं है क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं। फास्ट फूड कल्चर ज़्यादा बढ़ रहा है। स्लीपिंग हैबिट्स सही नहीं है, कोई रात में सो रहा है दिन में जाग रहा है, ठीक है, कोई दिन भर जाग रहा है रात में सो रहा है, तो ये स्लीपिंग हैबिट्स बिल्कुल नहीं है। कोई 6 घंटे सो रहा है, कोई 4 घंटे सो रहा है। हाइजीन मेंटेन नहीं की जा रही है, ठीक है, हाइजीन मेंटेन, कि जैसे कहीं पे भी आप बाहर जा रहे हो, जैसे अभी कोविड में हुआ कि 2-3 चीज़ें ये अच्छा हुआ है कोविड की वजह से, कि बहुत से लोगों की एक हैबिट डेवलप हो गई कि जैसे ही घर से बाहर निकलो और घर के अंदर फिर से एंटर करो तो हैंड को वॉश करना है, ठीक है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। ये चीज़ें यहाँ पे इन लोगों के साथ अच्छी हो गई हैं, ठीक है, जबकि ये कोविड के पहले ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती थी। और अब भी यहाँ पे सिचुएशन जैसे जैसे नॉर्मल हो रही है, लोग अनलॉक होता जा रहा है, तो ये प्रैक्टिसेस लोग फिर से छोड़ने लगे हैं। डेली एक्सरसाइज लोगों के रूटीन में नहीं है, इस वजह से भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ का बर्डन बढ़ रहा है।
जो हेल्दी लाइफस्टाइल्स होनी चाहिए कि आपको एक डाइट अच्छी लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, डाइट अच्छी लेनी है, एक्सरसाइज लेनी है, डाइट भी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए। तो ये यहाँ पे इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल ना होने की वजह से भी क्या हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ का बर्डन बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ मतलब जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई आपको, ठीक है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारी क्या होती है, आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट हो गया, स्ट्रोक्स हो गए, तो ये सारी आ जाएंगी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ में। इसके बाद इंडिया में माल न्यूट्रिशन, हंगर और अनहेल्दी डाइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे हेल्थ के अंदर। हमारे यहाँ पे जनरली देखा गया कि या तो अंडर न्यूट्रिशस है या ओवर न्यूट्रिशस है, तो ये रिज़ल्ट करता है कि इसमें स्टंटिंग, वेस्टिंग, इनमें यहाँ पे निकलता है। हंगर, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी पॉवर्टी में फंसे हुए, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं हो रही हैं, तो ये पॉवर्टी ट्रैप में फंस चुके हैं, ठीक है, इसके जाल में फंस चुके हैं, तो इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। और फिर क्या है, अनहेल्दी डाइट्स है कि जो चीज़ खा रहे हैं वो यहाँ पर हेल्दी नेचर की नहीं है, अनहेल्दी है। पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमने 1-2 दिन पहले ही देखा था, एक मैंने एयर पॉल्यूशन पे क्लास की थी, अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। हमारे यहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वाटर यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा, ग्राउंड वाटर को हमने डिप्लीट कर लिया, यूज़ कर लिया, और जितना बचा है उसमें भी अब यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे आ गए। तो पहले जैसे होता था कि डायरेक्टली आपने ग्राउंड वाटर निकाला और पी लिया, अब उतना सेफ़ नहीं रह गया, पहले इसको प्यूरीफाई करने की ज़रूरत है। प्यूरीफिकेशन ग्राउंड लेवल पे हो नहीं पाता है, लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है, तो यहाँ पे अनसेफ वाटर को वो पिए जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। इसके बाद ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात करें तो वो भी पॉल्यूटेड हो गया है, आप कहीं पे भी देखो पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में। जो फिर केवल और केवल इंडिया के हेल्थ के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे टोबैको कल्चर और पान मसाला कंजप्शन का कल्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर 5 में से एक आदमी ऐसा आपको मिलेगा, एक पर्सन हर 5 में से, जो या तो यहाँ पे तंबाकू खाता होगा या किसी टाइप का पान मसाला गुटखा खाता होगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे टोबैको और पान मसाला कंजप्शन की वजह से हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो लोगों के बीच में सैनिटेशन या हाइजीन की कमी है। आज भी ओपन डेफिकेशन के केसेस आपको देखने को मिलते हैं कि लोग ओपन में डेफिकेट कर रहे हैं, तो ओपन डेफिकेशन के केसेस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के आने के बाद भी ये चीज़ें चल रही हैं, आज भी लोग सैनिटेशन और हाइजीन पे फोकस नहीं करते हैं। कुछ डेटा की बात कर लेते हैं कि इंडिया में जो मेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी है वो किस तरीके से है। तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर टू पॉपुलेशन का रेशियो देखें तो हर 1613 लोगों पे एक डॉक्टर यहाँ हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। 1613 लोगों पे एक डॉक्टर अवेलेबल है। WHO बोलता है कि यहाँ पे इंडिया, केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि इंडिया के लेवल पे 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। वैसे तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये बोलता है 200 से 300 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडिया के केस में इसने बोला है कि इंडिया को ज़रूरत है कि 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो की अगर बात करें तो हर 588 लोगों पे एक नर्स अवेलेबल है। टोटल ANM वर्कर्स, जिनको हम यहाँ पे ANM जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं, तो ये कितनी है, 8.4 लाख, ठीक है, लगभग 8.5 लाख ANM वर्कर्स हमारे यहाँ पे हैं। नर्सेज़ की बात करें टोटल तो 19.5 लाख के अराउंड हमारे यहाँ पे नर्सेज़ हैं। लेडी हेल्थ विजिटर्स की बात करें तो बेसिकली ये उस हॉस्पिटल में काम नहीं करती हैं, लेकिन विज़िट करती हैं, ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पे आती हैं। जो भी यहाँ पे मैटरनिटी रिलेटेड केसेस हैं या वोमेन रिलेटेड केसेस हैं, उनको आके दिन में एक आध बार देख रही हैं। तो ऐसे विजिटर्स की बात करें तो 56,367, 367 यहाँ पे लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं। आशा वर्कर्स जो आंगनबाड़ी है उसके अंदर आती है तो 9.17 लाख, ठीक है, 9.17 लाख यहाँ पे आशा वर्कर्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो इंडिया की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, 1.133 करोड़ जो लोग हैं उसको सर्व करने के लिए केवल 1.8 मिलियन, 1.8 मिलियन रजिस्टर्ड मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। तो अब आप देख रहे हो कितना कम ये नंबर है कि 1.33 बिलियन में पॉपुलेशन है और मिलियन में हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं।
पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ कौन होता है, तो ये वो लोग हैं जो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो किस में, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में, और ट्रीटमेंट के अलावा भी जो अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसमें डॉक्टर को हेल्प करते हैं, ठीक है। अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, सैंपल कलेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें तो उसमें हेल्प करते हैं। तो इनमें कौन कौन से आ जाएंगे पैरामेडिकल स्टाफ में, जैसे नर्सेज हो गया, वार्ड बॉयज़ हो गए, लैब टेक्नीशियंस हो गया, फार्मासिस्ट हो गए, तो ये सारे किस में आ जाएंगे आपके पैरामेडिकल स्टाफ में। मेन इनके फंक्शंस क्या हैं, तो जो पेशेंट यहाँ पे एडमिट हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पेशेंट की, तो ये काम किसका है, पैरामेडिकल स्टाफ का। पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं किसमें, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने में, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने में। जैसे डॉक्टर ने यहाँ पे टेस्ट रिकमेंड कर दिया कि कौन सा है, तो अब जैसे मान लो उसका ब्लड टेस्ट होना है, तो यहाँ पे ब्लड सैंपल को कलेक्ट करना, फिर उसको लैब टेक्नीशियन तक पहुँचाना, फिर लैब टेक्नीशियन उसको चेक करके बताएगा क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों में हेल्प कौन करता है, यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ्स, ठीक है। फिर इसके बाद जो डेली ऑब्जर्वेशंस होते हैं पेशेंट्स के, कि यहाँ पे रोज़ सुबह शाम आके आप रीडिंग ले रहे हो, ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट बीट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, तो ये जो डेली ऑब्जर्वेशन है इनको करने का काम भी किसका होता है, पेशेंट्स के, यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ जो होंगे उनका होगा, ठीक है। फिर इसके बाद लैब में जो टेस्टिंग होनी है उसके लिए सैंपल कलेक्ट करना, जैसे ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया, तो इन सारी चीज़ों का कलेक्शन और फिर उसको लैब तक पहुँचाना और फिर लैब में भी चेक होकर वापस आए, ये सारे काम किसके हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो क्या काम कर रहा है, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन जमाने का काम कर रहा है, एक लिंक है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, ये एक लिंक का काम कर रहा है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन बना रहा है या लिंक बना रहा है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है उसकी कमी क्यों देखने को मिलती है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल स्टाफ है वो कम क्यों है, तो देखो सबसे पहला तो क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर इकोनॉमिक रेन्यूमरेशन, के मतलब जितनी सैलरी मिलनी चाहिए इनको उतना सैलरी नहीं मिल रहा है, ठीक है। जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखो हमारे यहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और बाद में सैलरी कंपेरेटिवली कम मिल रही है, तो लोग यहाँ पे इसलिए इसमें जाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद भी जितना इनको काम कराया जा रहा है उस तरीके से पेमेंट्स नहीं होती। जैसे अभी आप कोविड के टाइम पे देखो, कोविड के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ्स ऐसे जिन्होंने 24 आवर काम किया, हॉस्पिटल में ही रह रहे हैं, वहीं पे सो रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं कि घर पे इन्फेक्शन ना फैले, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक सुनने में नहीं आई है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स को कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे या उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ भी हमें सुनने को नहीं मिला। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक रेन्यूमरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल आया था 2018 का, अगर उसके हिसाब से देखें तो इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं जो पैरामेडिक्स में क्या करते हैं, यहाँ पे आपके कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। तो पैरामेडिक्स में कोर्सेज कंडक्ट कराने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन इन सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। जब ये लोग जॉब में पहुँचते हैं तो उस टाइम पे जो स्किल्स चाहिए होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जिनकी ज़रूरत है, तो हेल्थ इंडस्ट्रीज़ की ये डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है उससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे आप देखो कि जैसे कोई हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे नर्सेस के लिए प्रॉपर सेपरेट रूम्स नहीं है, नर्सेस के लिए सेपरेट रूम्स नहीं है, अलग से कोई टॉयलेट्स नहीं बनाए गए हैं। जो डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करें वही चीज़ें इनको यूज़ करनी पड़ती हैं। तो जो पैरामेडिकल स्टाफ है इनके लिए कोई सेपरेट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल आपने डॉक्टर्स के लिए बनाया है और जनरली यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे केवल और केवल इसको डॉक्टर्स ही यूज़ करते हैं और कोई नहीं करता है। तो फिर इनको जो चीज़ें पेशेंट यूज़ कर रहे हैं वहीं पे इनको अपना काम चलाना पड़ता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे ये लोग क्या होते हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ में आना नहीं चाह रहे हैं।
फिर इसके बाद वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, काम करने के कोई आवर फिक्सेस नहीं है, काम करने के कोई आवर फिक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा कि हमारे यहाँ पे क्या है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। ठीक है, तो स्टाफ की कमी होने की वजह से क्या हो रहा है कि जितना स्टाफ अवेलेबल है उसको घंटों काम कराया जा रहा है, फिर सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, कभी कभार सैलरी जो यहाँ पे हर बार डिले हो रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कि वर्किंग कंडीशन जो अच्छी नहीं मिल पा रही है। जैसे अभी कोविड में हमने देखा कि कहीं कहीं पे आपके जो मेडिकल स्टाफ्स हैं उनके लिए भी सैनिटाइज़र्स, मास्क, पीपीई किट। अब आप खुद देखो, कोरोना आने के कितने टाइम बाद डॉक्टर्स को पीपीई किट अवेलेबल कराई गई। शुरू में तो बिना पीपीई किट के इन्होंने वहाँ पे काम किया है। तो इस तरीके से जो वर्किंग कंडीशंस है वो यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे इनके लिए प्रॉपर नहीं दी गई हैं, इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस है, इसलिए भी ये क्या है, हेल्थ सेक्टर में आना नहीं चाह रहे हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर्स और नर्सेस का एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा गया है कि जैसे अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज़ में रूरल के मुकाबले 4 टाइम ज़्यादा डॉक्टर है। मतलब अगर किसी गांव में 1 डॉक्टर है तो उसी से लगे हुए शहर में 4 डॉक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो अर्बन एरियाज़ के रूरल एरियाज़ के कंपेरेटिवली अर्बन एरियाज़ में 4 टाइम डॉक्टर्स पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम नर्सेस की बात करें तो अर्बन एरिया में 3 टाइम नर्सेस हैं रूरल के कंपेरेटिवली। मेडिकल कॉलेजेस और जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं इनका भी आपने देखा होगा कि बेसिकली ये कुछ रीजन्स में ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं। जैसे अगर आप अपने नियर बाई देखोगे तो जो डिवीज़न लेवल के, जैसे सबसे ऊपर क्या आता है आपका, कैपिटल आती है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट की कैपिटल बटी होती है डिवीजन्स में, डिवीजन्स बटे होते हैं आपके किस में, डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स फिर बटे होते हैं आपके ब्लॉक में, और ब्लॉक के नीचे आपका आता है विलेजेस। ठीक है, तो जनरली आपको जो यहाँ पे ये मेडिकल कॉलेजेस जो देखने को मिलेंगे या नर्सिंग कॉलेजेस जो देखने को मिलेंगे, ये हमेशा आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, डिवीज़न लेवल पे। बहुत ही कम होंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम ये डिवीज़न लेवल पे होंगे या फिर यहाँ पे कैपिटल सिटीज़ में होंगे। और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होंगे ये तो हमेशा कैपिटल सिटी में ही आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है ये भी कुछ ही जगह पे बसे हुए हैं, और इसके बाद जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी कुछ ही एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेट होकर रह गए हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनकी भी यहाँ पे एक कमी देखने को मिल रही है। कोई सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को रेगुलेट कर सके। तो इनको रेगुलेट करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। हमारे इंडिया में मोस्टली जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई हैं। स्पेशलिस्ट की ये सारा किसने, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल में ही बताया जा रहा है ये। तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल में ये भी बोला गया कि हमारे यहाँ पे जो मोस्टली स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड जो होती है बीमारी, उसके लिए क्या हो गया आपका कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। ठीक है, फिर जैसे आपका यहाँ पे अगर हम बात करें कि आँख से रिलेटेड आँख का स्पेशलिस्ट हो गया, ईयर स्पेशलिस्ट हो गया, आई स्पेशलिस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक बॉडी के किसी पार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ऐसे हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो पोस्ट है वो मोस्टली पूरे हॉस्पिटल्स में खाली पड़ी हुई है बहुत सारी जगह पे। कि जो मेनली जो जनरल डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो जनरल यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो ओपीडी संभालते हैं, वही डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। फिर इसके बाद कुछ जगह पे ये भी देखा गया है कि जो मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं या जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ग्रेजुएट्स को पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे मेडिकल फैकल्टी की भी शॉर्टेजेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो मेडिकल फैकल्टी की जो शॉर्टेजेस है, तो ये भी एक रीज़न है। मेडिकल फैकल्टी की शॉर्टेज होना ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे मेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। फिर इसके बाद इंडिया का जो मेडिकल एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले तो आपको जनरली 5 साल लगती है किसमें, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। फिर जनरली क्या होता है, बहुत से लोगों को ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स ऑफर नहीं हो पाती, तो फिर जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 से 4 साल लग जाती है उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करने में। तो ऐसे लगभग 10 साल तो केवल उनको डिग्री लेने में ही लग गई हैं। ठीक है, 10 साल उनको डिग्री लेने में लग गई हैं। तो ये टाइम टेकिंग है। और दूसरा क्या है, आप जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स से मिलो तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ पे एंट्री एग्ज़ाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नीट।
ठीक है, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो नीट कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, जनरली एक ही बार में यहाँ पे बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे 2-2 3-3 बार ड्रॉप लेते हैं 12th के बाद, उसके बाद जाके यहाँ पे सिलेक्ट हो पा रहे हैं। तो टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है। इसके अलावा क्या है, कॉस्टली भी है कि मेडिकल एजुकेशन में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो छोटे लेवल से गाँव से निकलने वाले लोग हैं, ठीक है, या जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो यहाँ पे अपने बच्चों को मेडिकल एजुकेशन में नहीं भेज पा रहे हैं। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन में वो नहीं भेज पा रहे हैं। और अगर कोई भेजता भी है तो जब उसने देखा कि मेडिकल एजुकेशन देने के बाद में भी सैलरी उसको अगर अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए भी फिर लोग इससे हट रहे हैं पीछे। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। तो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत हमें। करंट सिचुएशन की बात करें अगर हम डेटा के हिसाब से, तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो टीबी फैला हुआ है, उसमें से ग्लोबल टीबी में से 34% जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो कहाँ पे है, इंडिया में। तो 34% टीबी के पेशेंट्स हमारे देश में। 26% यहाँ पे प्री मैच्योर जो मोर्टेलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, डायरिया से। ठीक है, प्री मैच्योर मतलब क्या हो गया कि एक इन्फेंट जो है, मतलब एक जो बच्चा है वो पूरा डेवलप भी नहीं हो पाया और उसकी डेथ हो गई डायरिया के चलते। तो 26% यहाँ पे प्री मैच्योर डेथ्स हो रही हैं किसकी वजह से, डायरिया की वजह से। अर्बन एरियाज़ में हमने देखा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस का बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पीछे भी हमने देखा क्योंकि खाना अच्छे से नहीं है, स्लीपिंग हैबिट सही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इनकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस का बर्डन बढ़ गया है अर्बन एरियाज़ में। इसके बाद 28% रूरल पॉपुलेशन और 21% अर्बन पॉपुलेशन के जो पेशेंट्स हैं ये आउट पेशेंट केयर पे खर्चा करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया है कि बेसिकली यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, या तो ये किसी प्राइवेट क्लिनिक में ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ऐसे 28% लोग रूरल एरिया में देखने को मिलते हैं और 21% लोग अर्बन एरियाज़ में हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अंडर न्यूट्रिशन आज भी एक बहुत बड़ी रिस्क है। लगभग 40% जो बच्चे हैं जिनकी डेथ होती है, अंडर 5 एज के जो बच्चे हैं तो जिनकी डेथ हो रही है, तो ऐसे 40% बच्चों की डेथ हो रही है केवल और केवल अंडर न्यूट्रिशन की वजह से। वर्ल्ड बैंक का एक एस्टीमेट है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर यहाँ पे इंडिया ने केवल स्टंटिंग को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, इंडिया ने अगर केवल अपने स्टंटिंग केवल बस के केसेस अगर कम कर लिए, तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 4 से लेकर 11% तक बढ़ सकती है। ठीक है, अब आप सोचो कि इंडिया यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करता है या कितना नुकसान हो रहा है इंडिया को केवल स्टंटिंग के केसेस की वजह से। ठीक है, कि यहाँ पे WHO के वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हम 4 से 11% अपनी जीडीपी को इंक्रीज करते केवल और केवल स्टंटिंग के केसेस को कंट्रोल करके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के पार्ट 4 में यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं, जैसे 1/3 यहाँ पे जो चिल्ड्रन है अंडर एज के, जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं, जैसे 100 पैदा हुए तो इसमें से लगभग 33% जो चिल्ड्रंस है वो स्टंटेड पैदा हो रहे हैं। हर 5वां बच्चा जो हमारे देश में, हर 5वां बच्चा है, हर 5th चाइल्ड जो पैदा हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वेस्टेड हो रहा है, कि जो उसका क्या है, वेट कम है उसके एज के अकॉर्डिंग। स्टंटेड मतलब क्या होता है, हाइट कम होना। लगभग 50% बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो एनेमिक पैदा हो रहे हैं, मतलब इनमें खून की कमी देखी जा रही है। और 1/5 जो हमारे एडल्ट्स हैं वो कैसे, या तो ओबीस है, 30+ उनका BMI है, या फिर ओवरवेट है कि 25 से लेके 30 के बीच में उनका BMI यहाँ पे लाई कर रहा है। तो या तो ओवरवेट है या ओबीस है, कितने, 1/5 एडल्ट्स। नीति आयोग ने हेल्थ रैंकिंग दी 2019 में, इसका भी हम डेटा देख लेते हैं। मैं आपको इतने सारे डेटा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका मेंस पास में है। ठीक है, और मेंस में यहाँ पे डेटा डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको पूरा लेटेस्ट डेटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको पूरा नोट डाउन कर लें, घोर जाएं इसको। ठीक है, तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 42.2% पोस्ट वैकेंट है किसकी, स्टाफ नर्स की। जो स्टाफ नर्स की यहाँ पे ज़रूरत है, तो उसमें से लगभग 42% सीटें खाली पड़ी हुई हैं किसमें, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, PSC और CSC दोनों में मिला के लगभग 42% पोस्ट खाली पड़ी हैं। ओवरऑल मेडिकल स्टाफ की बात करें तो लगभग 55% मेडिकल स्टाफ की पोस्ट खाली है PHC सेंटर्स में, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उसमें लगभग 55% यहाँ पे पोस्ट खाली है। लगभग 49% पोस्ट खाली है किसकी, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, कि किसी भी यहाँ पे बॉडी पार्ट के जो स्पेशलिस्ट है उन डॉक्टर्स की लगभग 50% ही हाफ पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें कि अराउंड 70% पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया की जिसको स्पेशलिस्ट केयर का कोई एक्सेस ही नहीं है, ना तो प्राइवेट ना पब्लिक, किसी भी तरीके से वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जा ही नहीं रहा है। आपको जनरल एक जो ओपीडी डॉक्टर्स होता है, एमबीबीएस डॉक्टर हो रहा है जनरल जिसने किया हुआ है, आप उसी के पास जा रहे हो। आपका कान में दर्द हो रहा है तो भी आप उसी के पास जा रहे हो, आपके आँख में दर्द हो रहा है तो भी, पेट में दर्द हो रहा है तो भी, हर चीज़ के लिए आप उसी के पास जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके आँख में दर्द हो रहा हो तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, कान में हो रहा है तो ईयर स्पेशलिस्ट के पास, ऐसा नहीं हो रहा है। 70% पॉपुलेशन को एक्सेस ही नहीं है स्पेशलिस्ट केयर का। 80% जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, 80% जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो पूरे के पूरे अर्बन एरिया में बसे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप देख लो केवल 20% डॉक्टर्स हैं जो इंडिया के पूरे यहाँ पे क्या है रूरल एरिया में बसे हो, जबकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ बिलोंग करती है, रूरल एरिया में, ठीक है। तो रूरल एरिया में क्या है, यहाँ पे डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। 80% जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो दवाइयाँ लिख रहे हैं, उनमें एक चीज़ ये देखी गई है कि वो वेस्टर्न मेडिकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। जो मॉडर्न यहाँ पे दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदा होम्योपैथी को हटा के जो होती है एलोपैथी जिसको हम बोलते हैं, तो एलोपैथी की ये दवाइयाँ लिख रहे हैं 80% डॉक्टर्स जनरल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, विदाउट ट्रेनिंग ये दवाइयाँ लिख रहे हैं। 52% इंडियन मदर्स ऐसी हैं कि जो यहाँ पे बच्चे की हेल्थ यहाँ पे पैदा होने के बाद जो एंटी नटाल चेकअप है, तो वो 3 से ज़्यादा चेकअप केवल 50% वोमेंस को ही मिलता है, बाकी की वोमेंस को ये चेकअप भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। 38 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो किस पे ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे रिलाई हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गई, ELECTRICTY, यहाँ पे ये सी हटा देना। तो कि 38 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा 2 के हिसाब से अगर हम बात करें जो सेकंड आया था, तो 13% रूरल पॉपुलेशन ऐसी है जिसको यहाँ पे पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनका एक्सेस नहीं है। 33% रूरल पॉपुलेशन को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का एक्सेस नहीं है, और 9.6% जो रूरल पॉपुलेशन है उसको हॉस्पिटल्स का एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो ये NFHS सेकंड के हिसाब का डेटा दिया हुआ है। इंडिया में जो हेल्थ सर्विसेज है वो तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो इंडिया की हेल्थ सर्विसेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, दूसरा होता है क्यूरेटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव मतलब क्या हुआ कि बीमारी होने के पहले ही आपने उसको फैलने से बचा लिया, ठीक है, आपने फैलने से बचा लिया, पहले से ही आपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए। जैसे सपोज़ कोरोना है, ठीक है, तो कोरोना में आपने पहले ही गाइडलाइंस इशू कर ली कि आप सैनिटाइज़र यूज़ करो, मास्क यूज़ करो, फेस कवर करके रखो, 2 गज की दूरी बना के रखो। इससे क्या होगा कि बेसिकली आप अपने आप को पहले ही प्रिवेंट कर रहे हो कि बीमारी हो ही ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका मेन टारगेट क्या है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का, कि पूरे देश को डिसीज़ फ्री नेशन बनाना है, ठीक है, पूरे देश को डिसीज़ फ्री नेशन बनाना है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे मिशन इंद्रधनुष, ये इम्यूनाइजेशन के लिए है। पल्स पोलियो प्रोग्राम पोलियो को ख़त्म करने के लिए किया गया था, पहले से ही पोलियो ड्रॉप्स पिला दी जाती ताकि इन फ्यूचर पोलियो हो ही ना। दूसरा आता है क्यूरेटिव हेल्थ सर्विस। इसमें बेसिकली क्या है कि अब आप बीमार पड़ गए हो तो जनरली आपका ट्रीटमेंट करना है और आपको रीस्टोर करना है, फिर से आपकी इम्यूनिटी को वापस लाना है, आपको हेल्दी बनाना है मेडिकल ट्रीटमेंट करके या फिर अलग अलग थेरेपीज़ देके। तो जो हेल्थ सर्विस इस सेक्टर में आती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज। इसका मेन काम क्या है, तो जो डिसीज्ड पर्सन है, जो बीमार आदमी है, उसको टारगेट करना है और उसकी बीमारी को ख़त्म करना है। तो बेसिकली उस पर्सन को डिसीज़ फ्री बनाना है, इसको नेशन को डिसीज़ फ्री बनाना है। ये पर्टिकुलरली जो पर्सन यहाँ पे डिसीज़ से अफेक्ट हो गया उसको डिसीज़ फ्री बनाना है। इसमें अगर हम बात करें तो कौन से, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के पहले से ही आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज़ करो, इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हो। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के पहले से ही आप टीबी कैसे फैलता है, क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ दे रहे हो। तो ये 2 प्रोग्राम्स चला रहे हो। तो ये हो गया क्यूरेटिव हेल्थ, ये हो गया आपका प्रिवेंटिव हेल्थ। अगर हम बात करें कि इंडिया में क्यूरेटिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्यूरेटिव हेल्थ में इंडिया में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्यों क्यूरेटिव हेल्थ से रिलेटेड हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या है, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, कि यहाँ पे ट्रीटमेंट बाद में क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, हर साल बहुत सारे लोग यहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है। इसकी वजह से हमने जितना स्ट्रक्चर बनाया भी है वो ओवरबर्डन होता जा रहा है, हम नया बनाते जा रहे हैं और नए यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन में और एडअप होता जा रहा है। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बर्डनस हो रहा है और जो हम नए बना रहे हैं वो भी बर्डनस होता जा रहा है, ठीक है, तो ओवर बर्डन होता जा रहा है यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरा, जो हमने फैमिली प्लानिंग के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए हैं, ठीक है, वो टोटली इनअफेक्टिव साबित हो रहे हैं कि लोग इनको अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और फर्टिलिटी रेट डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हाई पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवर बर्डन हो गया है। सेकंड जो फैक्टर आता है वो है इकोनॉमिक स्टेटस। वर्ल्ड, यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट स्लम है, ठीक है, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट स्लम्स हैं वो इंडिया में ही पाई जाती है। मोस्टली जो लोग हैं वो स्लम्स एरिया में रह रहे हैं, स्लम्स एरिया में रहने की वजह से इनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज का इनको एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दूसरा, गवर्नमेंट के एंड से ही अगर हम देखें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फंडिंग बहुत कम है, ठीक है, जो बजटरी एलोकेशन है वो बहुत कम है, केवल हम अपनी जीडीपी का 1.2% खर्च करते हैं, ठीक है, 1.2% केवल इतना सा पैसा हम खर्च कर रहे हैं किस पे, हेल्थ वाले पार्ट पे। फिर जो हम पहले भी बात कर चुके, इंडिया में हेल्थ सेक्टर पे रिसर्च नहीं हो रही है, R&D की कमी है इंडिया में हेल्थ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में यहाँ पे क्या है, R&D की कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लोग पढ़े नहीं हैं, लिटरेसी रेट हाई है, तो आज भी सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं। जब भी क्या हुआ, किसी को बुखार वगैरह हुआ तो उन्होंने कहा कि चलो इस बाबा से झाड़ फूँक कराते हैं, मंदिर मस्जिद में जाके जाएंगे, तो ये चीज़ों को अभी भी फॉलो करते हैं। ये सब क्यों हो रही, क्योंकि लिटरेसी रेट कम है, ठीक है, लिटरेसी रेट कम है, डिसीज़ेस वगैरह को समझ नहीं रहे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, थोड़ा बहुत भी कुछ यहाँ पे हुआ तो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जैसे हल्का सा सिर दर्द हुआ तो मैंने बताया कुछ भी हो रहा है, पैरासीटामोल एक ओनली इलाज है कि उसको ले लिया, उसमें थोड़ा बहुत सही हो गया, पेन सह लिया, लेकिन इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। दूसरा क्या, पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ पे कम है, तो हर किसी को यहाँ पे हॉस्पिटल्स का एक्सेस नहीं हो पा रहा है, कि मतलब वो ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की आपने कंडीशन देखी है, इतनी अच्छी है नहीं, प्राइवेट में वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। HDI के मामले में अगर बात करें तो इंडिया की रैंक 129 है, ये दिखाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हम कितने पीछे हैं, ठीक है, तो ये हमारी बुरी स्थिति दिखा रहा है। इसके बाद कुछ जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं कि जैसे साफ़ पानी मिलना चाहिए, सेफ़ वाटर होना चाहिए, रहने के लिए एक अच्छा घर होना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी, सैनिटेशन होना चाहिए, तो ये चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है, घर जो है वो स्लम्स एरिया में बने हुए हैं, वहाँ पे सैनिटेशन बिल्कुल भी नहीं, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, घर बना है उसके बाले से बाहर से ही नाली नाला ये चीज़ें निकल रही, वहीं पे कचरा फेंका जा रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही है कि बेसिक एमिनिटीज़ कम है, इसकी वजह से भी क्यूरेटिव केयर रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं। क्यूरेटिव केयर हेल्थ सर्विसेज में क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो सबसे पहला तो क्या है, डे बाई डे क्यूरेटिव केयर हेल्थ सर्विसेज हैं इनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, दवाइयाँ महंगी होती जा रही है, जो ट्रीटमेंट है वो महंगा होता जा रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लिमिटेड हेल्थ बेनिफिट मिले हुए हैं, ठीक है, कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको हेल्थ बेनिफिट्स ही कम दिए हुए हैं, तो वो अब इसमें नहीं आना चाह रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो हमारे इंडिया में हो रहा है वो भी एक्सपेंसिव होता जा रहा है, तो हर कोई यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा है। फिर इसके बाद जो रूरल पॉपुलेशन है, तो हमने देखा कि मोस्टली जो चीज़ें वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर डिवीज़न लेवल पे लोकेटेड हैं, तो रूरल पॉपुलेशन अभी भी इसको ईजिली एक्सेस नहीं कर पा रही है। इसके अलावा कुछ कंसर्न्स ऐसे कि हमने देखा यहाँ पे कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की, उसके बाद भी वेस्टर्न मेडिकेशन को लिख रहे हैं, तो एक मेडिकल एथिक्स की कमी है। मेडिकल नेग्लिजेंस देखने को मिलता है, जैसे अबॉर्शन वाले केसेस में देखते हो आपके PCPNDT एक्ट लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पैसे वगैरह लेके यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पे कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो गया है,
कि पहले जो होता था कि डॉक्टर को एक भगवान समझा जाता था, गॉड का दर्जा दिया जा रहा है, वो चीज़ ख़त्म है। डॉक्टर को अब केवल और केवल पैसे से मतलब होता है। कमर्शलाइजेशन ज़रूरी है, ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे डॉक्टर्स जनरली क्या है, मैंने ये खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि डॉक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, जो दवाई कंपनीज़ हैं उससे यहाँ पे कुछ कमीशन लेते हैं कि ठीक है आप हमें ये कमीशन दो, इसके बदले हम आपकी दवाइयों को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर को कमीशन मिलता है किससे, दवाई कंपनियों से भी। इसके बाद जो मेडिकल खुले हुए हैं, जो मेडिकल्स हैं, वहाँ से भी इनको, फार्मा स्टोर से भी इनको कमीशन मिलता है। इसीलिए डॉक्टर एक कोई फ़िक्स ब्रांड की ही, फ़िक्स कंपनी की ही दवाइयाँ लिख रहे हैं। तो कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो गया। अब ये दवाइयाँ कॉस्टली भी हो जाती है तो लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। फिर इसके बाद एक इनकॉम्पिटेंस देखा गया है। आपने एक वर्ड सुना होगा, झोला छाप डॉक्टर्स, ठीक है। तो आज के टाइम पे झोला छाप डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए, जिनको आता जाता कुछ नहीं है, बस एक टेबल रख ली, कुर्सी रख ली, स्टेटोस्कोप टांग लिया है गले में, अपने आप को डॉक्टर समझ रहे हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं। तो इनका होना, एक इनकॉम्पिटेंस होना, ये भी एक प्रॉब्लम बन रही है। जैसे अभी तक हम साइकिल्स देखते आ रहे हैं, तो एक साइकिल हमें यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में भी दिखती है। पॉपुलेशन हाई है। पॉपुलेशन हाई होने की वजह से क्या हमने देखा था, वुमेन का स्टेटस वीक होता है, एक जेंडर इक्वालिटी आती है, स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड में कमी आ जाती है। तो जब लिविंग स्टैंडर्ड में कमी है या जेंडर इक्वालिटी है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, लिटरेसी रेट कम हो रहा है। लिटरेसी रेट कम होने की वजह से जो प्रिवेंटिव केयर है, प्रिवेंटिव केयर के पहले से किसी भी डिसीज़ को आप रोकने के लिए, जैसे हाथ धो लेना, जैसे अगर हम कोविड की बात करें, हाथ धोना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि वो लिटरेट नहीं है, तो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे एक अवेयरनेस की कमी है प्रिवेंटिव केयर को लेके। तो प्रिवेंटिव केयर को वो नहीं समझ पा रहे हैं, प्रिवेंटिव केयर को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिसीज़ेस यहाँ पे फैल रही हैं, हाई प्रिवलेंस ऑफ डिसीज़ेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के सामने आई है। वे हेड क्या होना चाहिए कि इंडिया को आगे कौन से रास्ते अपनाने चाहिए, ठीक है। इंडिया को आगे कौन से रास्ते अपनाने चाहिए यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स लाने के लिए, या फिर जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए। तो इंडिया कौन कौन से रास्तों को अपना सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया को पब्लिक फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट यहाँ पे खर्च करती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अभी केवल आप 1.2% जीडीपी का खर्च कर रहे हो, इसको बढ़ा के एटलीस्ट 3% करो, एटलीस्ट 3% करो। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लगभग 5 से 6% खर्च किया जाता है किस पे, हेल्थ वाले पार्ट पे, लेकिन हम केवल 1.2% खर्च कर रहे हैं। तो इसको हमें फंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। एटलीस्ट 3% जो हमारी फंडिंग है जीडीपी की, वो किस पे करनी पड़ेगी, हमें हेल्थ सेक्टर पे। तो 3% हमें मिनिमम यहाँ पे हेल्थ सेक्टर पे खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद जो हेल्दी चॉइसेस हैं, ठीक है, हेल्दी चॉइसेस हैं, उसको हमें यहाँ पे इनकरेज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जो खाने में क्या चीज़ें खानी चाहिए, तो राइट ईटिंग, इसके लिए हमें कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ अच्छी प्रैक्टिसेस क्या है, क्या अच्छा खाना है, क्या आपको खाना चाहिए। सोने का तरीका कि कितने घंटे सोना है, एक अच्छी नींद क्या होती है, तो राइट स्लीप की जो टेक्निक्स होती हैं वो लोगों को बताना है। गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, जैसे अभी वॉश हैंड, ठीक है, वॉश हैंड, ये एक अभियान चला था किसका, यूनिसेफ का। इसमें क्या हुआ था कि जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पे बोला गया था स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर्स के द्वारा कि जब तक कोई हाथ नहीं धोएगा तब तक उसको मिड डे मील में खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की जो अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, इनके लिए जो आप प्रोग्राम्स चला रहे हो, इन पे फोकस करना पड़ेगा कि बच्चों में या जो फैमिलीज़ हैं उनमें एक हाइजीन प्रैक्टिसेस बढ़े। योगा जैसी चीज़ों को, योगा हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इनको आपको प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि क्या है, लोगों के अंदर एक जो एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करने की एक प्रैक्टिस हो, वो डेवलप हो। इसके लिए जो अभी हमने फिट इंडिया मूवमेंट चला, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसको लेकिन अब और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है, गाँव-गाँव तक पहुँचाने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद जो टोबैको, एल्कोहल का जो कंजप्शन किया जा रहा है, स्मोकिंग की जा रही है, इस वाले पार्ट को आपको रोकना पड़ेगा। इस पर क्या कर सकते हो, और ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दो, आप टैक्सेस को और इंक्रीज़ कर दो। यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगी तो अपने आप लोग कम कर सकते। देखो, बैन करने से क्या होता है, बैन आप इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि बैन करने से एक अंडरग्राउंड इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। जैसे ही आप इसको बैन करोगे तो एक अंडरग्राउंड इंडस्ट्री, ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी इसकी, तो अंडरग्राउंड इसकी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो जाती। तो बैन कोई रास्ता नहीं होता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टैक्स वगैरह बढ़ा सकते हो टोबैको और एल्कोहल पे।
बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको बिहेवियरल चेंज यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये कैंपेन भी कैसा है कि आपको ऐसा नहीं कि एक आपने चला दिया, टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, आपको मल्टीपल लेवल पे चलाने पड़ेंगे। आप स्कूल्स में जाओ, बच्चों को सिखाओ, कॉलेजेस लेवल पे जाओ, अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराओ, मेले वगैरह जो लगते हैं उसमें सोशल मीडिया पे अब एडवर्टाइजमेंट दो, टीवीज़ वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट दो, जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका यूज़ करो, फिल्म स्टार्स हो गया, बॉलीवुड से बिलोंग करने वाले हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, क्रिकेटर्स हो गए। फिर इसके बाद जो प्रिवेंटिव केयर है, जैसे अभी आप देखोगे जो कोविड फैला, तो अगर आप फ़ोन लगाते होगे तो उसमें कॉलर ट्यून में कौन बोलता है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं यहाँ पे 2 गज दूरी है ज़रूरी, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है, लोगों पे एक अफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से आपको प्रिवेंटिव केयर से क्या क्या यहाँ पे लेनी पड़ेगी, इसके लिए अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। जैसे अभी क्या हो गया कि हर एक पर्सन के पास लगभग मोबाइल है, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास मोबाइल्स नहीं होंगे, और आपने एक बाय डिफ़ॉल्ट कॉलर ट्यून सेट कर दी, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलर ट्यून सेट कर दी कि जब भी यहाँ पे फ़ोन लगाओगे तो आपको ये कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या करना है, ये चीज़ सुननी पड़ेंगी। तो ये इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन कि लोगों को आप यहाँ पे बार बार चीज़ें बता रहे हो, ऐसे अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है अलग अलग लेवल्स पे। सैनिटेशन, वाटर, न्यूट्रिशन, इन 3 चीज़ों को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना पड़ेगा। किसका? पंचायती राज का। कि जो गांव लेवल पे जो फंक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो जो पंच सरपंच वहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहे हैं, वार्ड मेंबर्स, उनको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि भैया ये आपके कोर फंक्शंस हैं, आपको सैनिटेशन पे काम करना है, आपको सेफ़ वाटर पे काम करना है, और न्यूट्रिशन वाले पार्ट पे काम करना है। तो ये जो पंचायती राज के अंदर है, ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होने चाहिए, इन पे काम डेफिनेट होना ही चाहिए। फिर इसके बाद आपको एक नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल बनाना पड़ेगा, और इसके काउंटर पार्ट मतलब एक स्टेट सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल हर एक स्टेट में बनाना पड़ेगा, जो कि क्या करे, पूरा डेटा कलेक्ट करे, रेगुलेशन वाला पार्ट करे, सारी चीज़ों को रेगुलेट करे। तो इन सारी चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल नेशनल लेवल पे, और हर स्टेट लेवल पे स्टेट सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल भी बनाने पड़ेंगे। फिर आपको एक नेशनल लेवल की टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी और एक स्टेट लेवल की टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, जो अलग अलग डिसीज़ेज़ पे यहाँ पे क्या करें, कोऑर्डिनेट करें, स्ट्रेटजीज़ बनाएं, प्लानिंग करें। इसके लिए आपको एक प्रॉपर टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, और साथ में कमांड सेंटर्स बनाने पड़ेंगे कि यहाँ पे जो कमांड्स देनी है डॉक्टर्स वगैरह को कि किस तरीके से काम करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। तो इन चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। साथ में क्या है, जो ट्रेनिंग्स है, जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है, पैरामेडिकल स्टाफ्स की ट्रेनिंग है, उसको और बढ़ाओ, क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे लोग नहीं आ रहे। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप एंट्री करवा सकते हो वो कराओ। जो भी यहाँ पे बैरियर्स आ रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स में, उन बैरियर्स को हटाने की कोशिश करो। पैरामेडिकल स्टाफ में जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको हटाने की कोशिश करो। जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। स्पेशलिस्ट वगैरह क्यों रूरल एरिया में काम नहीं करना चाह रहे, या डॉक्टर्स वगैरह है वो क्यों रूरल एरियाज़ में काम नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे सपोज़ अगर उनको घर की फैसिलिटी नहीं मिल रही, वहाँ पे घर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आप देखो, या फिर उनको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है कि वो यहाँ पे अपने घर से कनेक्ट कर सके, तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ेगा। अगर रूरल एरियाज़ में भी अगर आप उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दोगे तो उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए देखो, क्यूरेटिव तो अच्छी बात है कि बाद में कोई बीमार हो गया आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसको ट्रीट कर रहे हो, वो एक अच्छा स्टेप है। लेकिन सबसे पहले आप ऐसे स्टेप्स लो ना कि डिसीज़ को पहले से ही प्रिवेंट कर लिया जाए, हम फैलने ही ना दें, प्रिवेंशन की तरफ हम ज़्यादा फोकस रखें, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए। कोऑर्डिनेटेड क्यों? क्योंकि देखो कुछ डिसीज़ेज़ ऐसे होती हैं, जैसे अगर आप देखो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारे क्या है, मच्छरों के काटने से फैलने वाली डिसीजेज हैं, ठीक है। तो इन पे आप एक स्ट्रेटजी बनाओ कि किस तरीके से मच्छरों को कंट्रोल किया जाए, या यहाँ पे लोगों के घरों में मच्छर ना पनपे, उनको ख़त्म किया जाए। तो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो पब्लिक हेल्थ है उसको प्रमोट करो। जैसे अभी एड्स के लिए होता है कि आप देखो किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो बाहर अच्छे खासे एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, टीवी के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो। तो इसी तरीके से छोटी छोटी डिसीज़ेज़ के लिए आपको पब्लिक हेल्थ की रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसको प्रमोट करो, जिन भी तरीक़ों से हो सकता है। सोशल मीडिया हो गया, इवेंट्स हो गए, नुक्कड़ नाटक हो गया, तो पब्लिक हेल्थ का प्रमोशन करना ज़रूरी है।
इसके बाद क्या है, जैसे आप स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हो, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चला रहे हो, तो ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कि जिनका मेन टारगेट क्या है, जैसे यहाँ पे स्वच्छ भारत सैनिटेशन हाइजीन पे फोकस कर रहा है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहा है, तो अगर आप इन दोनों को मिला देते हो तो बेसिकली हम किस पे अटैक कर सकते हैं, माल न्यूट्रिशन पे हम अटैक कर सकते हैं, इसको हम पूरी तरीक़े से ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स में कन्वर्जेंस ज़रूरी है, एक लिंक बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट को बैठ के सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लूप होल्स हैं उसको ख़त्म करो और ऐसे प्रोग्राम्स में एक कन्वर्जेंस लाओ, ताकि आपको क्या मिल सके, एक बेटर रिजल्ट्स मिल सकें, ठीक है। दोनों ही प्रोग्राम का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलने वाला है, माल न्यूट्रिशन ख़त्म होने वाला है। तो उससे बेटर है कि आप दोनों को एक साथ कर लो, कन्वर्जेंस ला दो कि एक साथ मिल के दोनों यहाँ पे क्या करें, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म कर दें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकती हैं। तो ये आपका पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसके बारे में हमने जाना इंडिया के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपके मेंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल आने वाला है, मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपको, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ें और इसमें जो मैंने डेटा वाला पार्ट दिया है इसको तो बिल्कुल घोर जाएं, एकदम लेटेस्ट डेटा है। आप जो मेंस में लेके आओगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके मार्क्स स्कोर कराएगा, ठीक है। तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वाईफाई स्टडी का हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, वाईफाई स्टडी का हमने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, जिसकी लिंक आपको दी है डिस्क्रिप्शन में। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी किसी भी तरीके का कोई भी आपको जैसे जो पीडीएफ्स वगैरह है, अगर आपको लगता है कि इनकी ज़रूरत है तो उस चैनल पे हम इनको अपलोड कर दिया करेंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो, स्लाइड्स वगैरह। ये मेरा प्रमोशनल कोड है, रेफरल कोड है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज़ परचेज़ करने पर। तो जल्दी से प्लस कोर्सेज़ को परचेज़ करें, इस रेफरल कोड का फ़ायदा उठाएं, 10% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। आपने प्लस कोर्स ले लिया है तो जिसने अभी नहीं लिया है उसको ये रेफरल कोड लगाएं, अपने दोस्तों को, भाई बहन, रिलेटिव्स, एस्पिरेंट्स जो भी आपके कॉन्टैक्ट में तैयारी कर रहे हैं तो सबको ये रेफरल कोड अप्लाई कराएं। बिल्कुल सबको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, सबको हम 10% का डिस्काउंट देंगे यहाँ पे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करो वीडियो को। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जाके लाइक करो। चैनल को अभी तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। मेंस का एग्ज़ाम पास में तो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुँचाओ। आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो जो आपके कॉन्टेक्ट में जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचाओ, ठीक है। देखो दूसरों के एग्ज़ाम निकलने चाहिए, उसमें भी खुशी ढूंढो। ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड रहो कि केवल मैं ही पढ़ूंगा, किसी को नहीं, ठीक है। आप पब्लिक सर्विस में जा रहे हो, दूसरों की हेल्प करना है, तो अभी से हेल्प करना सीखो। जल्दी से वीडियो को शेयर करो, जितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुँचा सकते हो उतना तक पहुँचाओ। इस लेक्चर को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।